हमने सांसों को श्वास बोला है, लेकिन साथ ही हमने इसको प्राण वायु भी बोला है। श्वास ऑक्सीजन सिलेंडर में भी भरी जा सकती है, लेकिन प्राण ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं भरा जा सकता। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने भी एक स्टडी कुछ टाइम पहले पब्लिश की थी कि वो व्यक्ति जिसकी सांसें गहरी हैं, वो इंसान के स्ट्रेस में जाने के जो चांसेस हैं वो 37% तक रिड्यूस हो जाते हैं। सही तरीका सांस लेने का है क्या? देखिए, वैसे तो अभी ना बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे मीम्स इस चीज़ पर बनने लग गए हैं कि भाई बताओ, ये बता रहा है हमें सांस भी ठीक से लेना नहीं आता। लेकिन ये बात एक कटु सत्य भी है। हमारी फिजिकल बॉडी को और हमारी पूरी दुनिया को 7 चक्र चला रहे हैं। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि हर एक चक्र के साथ एक ग्लैंड एसोसिएटेड है। आज से लगभग 3000 साल पहले तैत्तिरीय उपनिषद में ये बताया गया कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम 5 कोशों से बना हुआ एक पिंड है। We are treating the person in disease, not the disease in person. वाह! फिफ्थ डिमेंशन की अगर हम साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो there is no time, there is no space, there is only consciousness. सोने से पहले आप अवेयर होकर के ध्यान दे करके सो कि मैं जागता रहूंगा, शरीर सो जाएगा। मैं जागता रहूंगा, शरीर सो जाएगा। मैं जागता रहूंगा, शरीर सो जाएगा। और लगभग 15-20 दिन के अंदर आपको नमस्कार, वेलकम टू द पीएमसी शो। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये डेडिकेटेड है ब्रेथ के ऊपर, इनफैक्ट साइंस ऑफ ब्रेथ के ऊपर। और जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं अनुराग ऋषि जी। अनुराग सर ने हमें बताया कि वास्तव में ब्रेथ होती क्या है और सांस लेने का सही तरीका क्या है, और सही तरीके से सांस लेके हम कैसे अपनी हेल्थ को होलिस्टिकली हील कर सकते हैं। ये सब उन्होंने बताया प्योरली साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड से। साथ ही उन्होंने शेयर की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल मिराकुलस स्टोरीज, जीवन बदल देने वाली चमत्कारिक घटनाएं, रियल लाइफ स्टोरीज। मैंने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा है एंड आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये एपिसोड आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको ये देखने की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं, शुरू करते हैं द पीएमसी शो। संगीत में राग, अध्यात्म में वैराग, और द पीएमसी शो पे अनुराग जब आते हैं तो उसको बहुत स्पेशल बना देते हैं, बहुत विशेष बना देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पीएमसी शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और शायद अनुराग से ज़्यादा जो आपकी वाइब्रेशंस हैं वो इस शो को बहुत खास बना रही हैं, स्पेशल बना रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सर, जैसे आप वेलनेस कोच हैं और मेडिटेशन, पीएमसी पिरामिड मेडिटेशन चैनल, मेडिटेशन में हम वेलनेस के, हेल्थ एंड वेलनेस को बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस देते हैं, जिससे लोग जो हैं हीलिंग करते हैं अपनी। तो ये एपिसोड हमने डेडिकेट किया है ब्रेथ को। तो ब्रेथ के काफ़ी डिटेल रखेंगे ब्रेथ के अराउंड। 20th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट किया था एक इंडिया के सन्यासी ने यूएस में, जहाँ उन्होंने डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के सामने अपने दोनों हाथों का टेम्परेचर अलग अलग करके दिखा दिया था। तो सब हैरान रह गए कैसे हुआ। सन्यासी का नाम था स्वामी रामा। तो उन्होंने 2 ऑफ दोज रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक बुक लिखी थी, साइंस ऑफ ब्रेथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा ब्रेथ के अराउंड के, हमारे शरीर के अंदर कुछ घटनाएं घट रही हैं, बाहर भी घटनाएं घट रही हैं, उनका इम्पैक्ट हमारी सांस पे कैसे पड़ता है, क्या रिलेशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आप ये देखिए कि दोनों का इम्पैक्ट जो है वो वाइसा वर्सा है। मतलब जो घटनाएं चल रही हैं जो हमारे मन में, उनका इम्पैक्ट भी हमारी सांस पर है और हमारी सांस का इम्पैक्ट भी उसके ऊपर है। जिसको आज अगर हम देखें तो हमने सिर्फ ये समझा कि हम सिर्फ एक बॉडी हैं, और जब भी हमारे साथ कुछ होता है जीवन में तो हम बॉडी के साथ ही कुछ ठीक करना चाहते हैं और हमें लगता है बॉडी ही बीमार हुई है या बॉडी के साथ ही कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले तैत्तिरीय उपनिषद में ये बताया गया कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम 5 कोशों से बना हुआ एक पिंड हैं। उन 5 कोशों की व्याख्या की गई, जिसमें सबसे पहले अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, फिर उसके बाद मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश।
लेकिन जितना हम इस शरीर के साथ जुड़ते गए, हम इन बाकी के 4 कोशों को यानी अन्नमय कोश के साथ जुड़ने के बाद हम बाकी सब चीज़ों को छोड़ते चले गए। लेकिन अन्नमय कोश पर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो उसके बाद आने वाला प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश जिसमें हमारे प्राण प्रवाह हो रहे हैं, सिर्फ सांसें नहीं, हमने सांसों को श्वास बोला है, लेकिन साथ ही हमने इसको प्राण वायु भी बोला है। श्वास ऑक्सीजन सिलेंडर में भी भरी जा सकती है, लेकिन प्राण ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं भरा जा सकता। तो जब हम उस श्वास को जानने लगते हैं, उसके प्राण तत्व को जानने लगते हैं और उसके साथ हम कुछ एक चेंजेस अपने उस प्राणमय कोश में लेकर के आते हैं, तो वो न सिर्फ हमारी जिंदगी में, बल्कि मैंने तो यूं भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारे आसपास, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग, उन सब में भी वो बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ सकता है व्यक्ति जो अपने प्राणमय कोश और मनोमय कोश के ऊपर काम करता है। जैसे अभी हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने भी एक स्टडी कुछ टाइम पहले पब्लिश की थी कि वो व्यक्ति जिसकी सांसें गहरी हैं, वो इंसान के स्ट्रेस में जाने के जो चांसेस हैं वो 37% तक रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मेडिकल साइंस ने जाना कि हमारे पास एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस है। उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। एक को बोला गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को बोला गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी लोअर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और सिंपैथेटिक हमारी अपर बॉडी को। तो जब हमारी जो श्वास है, जिसको हम लोग प्राणवायु बोलते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा छोटी रहती है तो वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे प्राण, हमारी सांसें जब तक हमारे लोअर बॉडी पार्ट में, देखो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। अभी साइंस ने डिस्कवर किया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन हजारों साल पहले हमारे योगियों ने इसको पंचवायु में तोड़ लिया था, जान लिया था, जिसमें सबसे पहली वायु थी प्राण, उसके बाद उदान, उसके बाद समान, उसके बाद अपान, उसके बाद व्यान। अभी हम लोग साइंस के माध्यम से 2 ही सिस्टम्स पर पहुंचे हैं, लेकिन 5 हैं। तो अगर हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा अपान वायु का केंद्र जो है, नाभि के नीचे का केंद्र, जिसको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, वो ट्रिगर होता है। हमारी बॉडी का 95% हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन हमारे इस बॉडी पार्ट में रिलीज होता है, यानी हमारे गट में। हमारी बॉडी को स्ट्रेस में लाने वाला केमिकल कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन इसी एरिया से प्रभावित होते हैं, जो कि हमारी किडनीज के पास हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो अगर हमारी प्राण वायु गहरी जाएगी, हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम जो कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन है उसको हम कट डाउन कर देंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उससे ही हम अपने जीवन का जो आधार है, मूल आधार, जिसको हमने मूलाधार चक्र के नाम से जाना, जिसको आज साइंस एक पेरिनियम एनर्जी के नाम से जान रही है, क्योंकि उस मसल को जो जहां पर मूलाधार चक्र है उसको पेरिनियम बोला जाता है, पेरिनियम मसल। तो अगर हमारी प्राणवायु उस मूल आधार तक पहुंचती है तो हम अपने जीवन के मूल आधार को स्पंदित करते हैं, जिससे न सिर्फ फिजिकली, न सिर्फ मेंटली, न सिर्फ सोशली, स्पिरिचुअली, बल्कि हर एक एस्पेक्ट में हम लोग चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। तो इतनी पावरफुल चीज़ है ब्रेथ, अगर थोड़ी सी गहरी कर ली जाए तो चमत्कार कर सकती है। सर, अपनी लाइफ में मैं ज़ेन योगा, सुदर्शन क्रिया, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, योगिक प्रैक्टिसेस ब्रेथ रिलेटेड सीखी मैंने। ज़ेन योगा में सबसे पहले ये सिखाते हैं हाउ टू ब्रीथ। तो इस एपिसोड के लिए जब अपनी टीम के साथ बैठ के हम रिसर्च कर रहे थे, साथ साथ मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा कि तुम्हें मतलब पता है कि सांस कैसे लेते हैं? बोले सांस लेते क्या है, वो तो आ रही है अपने आप ही। मगर ठीक है, बट मैं बोला ठीक है, जब तुम इनहेल करते हो तो चेस्ट आउट हो रही है, पेट आउट हो रहा है। तो उन्हें नहीं पता था, तो किसी ने मतलब मिक्स्ड आंसर्स दिए। तो आप बताएंगे कि सही तरीका सांस लेने का है क्या? देखिए, वैसे तो अभी ना बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे मीम्स इस चीज़ पर बनने लग गए हैं कि भाई बताओ, ये बता रहा है हमें सांस भी ठीक से लेना नहीं आता। लेकिन ये बात एक कटु सत्य भी है, हमारी सांस बहुत ज़्यादा शैलो हो चुकी है। हम शैलो का मतलब है कि वो पूरी तरह से, अगर बायोलॉजिकली भी देखा जाए तो वो हमारे डायाफ्राम्स को एक्सपैंड नहीं कर रही है। हमारे डायाफ्राम्स जब एक्सपैंड होते हैं तो प्रॉपर वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जाकर मिक्स होती है, जिससे हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को एक हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट मिलता है। अब अगर हमारे पास ऑप्टिमम लेवल पर वो ब्रेन के पास ऑक्सीजन ना हो तो हम बहुत से काम जिंदगी के कर नहीं पाते हैं। मान लो मुझे स्ट्रेस आ रहा है और मैं उस स्ट्रेस में गिरता जा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा कारण है कि स्ट्रेस को कॉप अप करने का मैकेनिज्म जो हमारे पास हमारे पिनियल ग्लैंड में, हमारे टेम्पोरल लोब में, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में दिया गया, उसको कॉप अप करने के लिए इसको प्राणवायु की जरूरत थी। अब वो प्राणवायु उतनी हमारे पास है नहीं, तो हम कह रहे हैं कि मैं तो स्ट्रेस में हुई क्योंकि मेरे साथ जो कंडीशंस हैं वो आपको पता नहीं है। लेकिन एक चॉइस अगर हम कर लें कि मैं अपनी प्राणवायु को गहरा कर लूं,
तो मेरी बॉडी प्रॉपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट में जाती है, मेरे ब्रेन तक ऑप्टिमम लेवल पर ऑक्सीजन पहुंचती है, अपान वायु का केंद्र स्टिमुलेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन क्योंकि हमारी ब्रेथ एक कॉन्शियस एक्शन नहीं है, ये एक अनकॉन्शियस एक्शन है जो लगातार ऑटो मोड पर हमारे पास चल रहा है। और लोग ये भी कहेंगे कि अगर हम अपनी सांस को ही देखते रहे तो हम कैसे जिएंगे, हम तो हमारा पूरा, क्योंकि ध्यान तो एक ही जगह पर हो सकता है या सांसों पर। जैसे हम मेडिटेशन में अगर सांसों पर ध्यान देते हैं तो बाकी सभी जगह से ध्यान डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर कुछ समय आप ये प्रयास करना शुरू कर दो कि आप सांस को लंबा और गहरा करो, तो कुछ ही दिनों के अंदर आप ये देखोगे कि सांसें ऑटोमेटिकली लंबी और गहरी होने लग गई हैं। आप उसके लिए एंकर सेट करो, आप उसके लिए कुछ टाइम डिसाइड करो पहले कि मुझे इस टाइम पर, जैसे मैंने सबसे पहले डीप ब्रेथ करने के लिए मैंने एक एंकर बनाया कि मैंने हाथ पे एक धागा बांधा, बैंड बांधा। तो मैंने कहा कि जब भी मैं इसको देखूंगा तो मैं ऐसा गहरी सांस लूंगा, तो वो मेरा एंकर बन गया। जब भी मुझे दिखता, क्योंकि याद तो आता नहीं था, किसी व्यक्ति को एंकर बनाया कि रमन को अगली बार जब जैसे ही रमन दिखेगा तो मैं गहरी सांस भरूंगा। तो ऐसे कुछ कुछ अलग अलग जगह पर एंकर्स बनाए। तो धीरे धीरे उन एंकर्स ने इतना हेल्प किया, मैं अपनी कार में बैठूंगा, स्टीयरिंग को टच करूंगा, एंकर हो गया। कोई कॉल आएगी, फोन पिकअप करने से पहले एंकर करूंगा कि यहां पर मैंने गहरी सांस लेनी है। तो 10-15 जब एंकर बनाए तो उसके बाद लगभग 3-4 वीक्स के अंदर ये चमत्कार होने लगा कि सांस अपने आप लंबी और गहरी होने लगी। और अगर सांस लंबी और गहरी होगी तो जितनी चीजें मैंने भी आपको बताई, ये सब एक्टिवेट होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं। और न सिर्फ ये एक्टिवेट होती हैं बल्कि ये आपकी यूथफुलनेस को बढ़ाती है, आपकी एनर्जीज को बढ़ाती है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, ये सिर्फ श्वास नहीं है, ये प्राण है। और जितना ज्यादा प्राणों का प्रवाह हमारे पास होगा, उतनी ज्यादा हमारी एनर्जी, हमारी वाइटैलिटी, हमारी यूथफुलनेस, हमारे जो सेल्स का लगातार डीजेनरेशन हो रहा है, वो भी अब तो साइंस इसको प्रूव करती है कि हमारे पास जो सेल्स हैं वो लगातार डीजेनरेट हो रहे हैं। उसकी एक एज है और उस एजिंग प्रोसेस को भी हम स्लो कर सकते हैं अगर हम सांसों को लंबा और गहरा करना शुरू कर दें। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप कुछ एक एंकर आप सेट कर लें तो धीरे धीरे वो एंकर उसको बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि आप एक न्यूरो साइंस एक्सपर्ट भी हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि आपने एक वर्ड यूज़ किया, चक्र। तो हमारे जो 7 चक्रास हैं जैसे योगिक फिलॉसफी में, और ग्लैंड्स मॉडर्न साइंस में, इनका आपस में कोई कनेक्शन है? 100% कनेक्शन है, 100%। अब इसके कनेक्शन से पहले हमको एक मैं छोटी सी चीज़ भी आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मैं न्यूरो साइंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अभी जितना मैं सीखता जाता हूँ उतना समझ में आता है कि कुछ नहीं आता भैया, अभी तो बहुत कुछ है इस शरीर के, इस ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए। तो चक्रास की आपने बात की, सबसे पहले चक्रा से पहले जैसे मैंने कहा, हम एक 5 कोश से बना हुआ पिंड हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि अन्नमय कोश से पहले हम प्राणमय कोश हैं। प्राणमय कोश वो कोश है जिसमें हमारी 72,000 नाड़ियां प्रवाह कर रही हैं। हमारे शरीर में नसें प्रवाह कर रही हैं जिसमें खून दौड़ता है। हमारी नाड़ियों में प्राण प्रवाह कर रहा है। जो एनर्जी, जैसे हमने श्वास भरी, उस श्वास में से ऑक्सीजन तत्व अलग निकलता है, प्राण तत्व अलग निकलता है। जो प्राण तत्व है उसको आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ईथर के नाम से भी जान रही है, ईथर या आकाश तत्व के नाम से भी जान रही है। लेकिन जिस तरह से आप ब्लड को देखोगे तो ब्लड को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स निकलते हैं, अलग अलग सेल्स निकलते हैं। ब्लड में वाइट ब्लड सेल अलग निकलेगा, रेड ब्लड सेल अलग निकलेगा, प्लेटलेट्स अलग निकलेंगे। तो बहुत सारे कंपोनेंट से मिला हुआ वो ब्लड है। लेकिन जो एक एमेच्योर है या जो व्यक्ति उसको नहीं जानता, उसके लिए वो ब्लड है। हमारी श्वास सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसमें प्राणों का प्रवाह लगातार हो रहा है। इसलिए जो हमारा दूसरा कोश है, प्राणमय कोश, जिसमें 72,000 नाड़ियां प्रवाहित हो रही हैं। और आप, कई बार मैं मजाक में ये बात बोलता हूँ कि कोई पुराने ज़माने में लोग के घर में 8-10 बच्चे हो जाते थे तो 10 के नाम याद करना भी मुश्किल हो जाता था, है ना। मतलब ये नहीं पता होता था लोगों को, ये पता हो ये 3रे नंबर वाला, ये 5वें नंबर वाला। लेकिन ये 72,000 नाड़ियों में एक एक नाड़ी का नाम भी दिया गया। सिर्फ ये इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नहीं है, उसके अलावा यहां से गांधारी प्रवाहित हो रही है, यहां से हस्तजिह्वा प्रवाहित हो रही है, उसके बाद पुषा प्रवाहित हो रही है, उसके बाद जो है अश्विनी प्रवाहित हो रही है। तो 72,000 की 72,000 नाड़ियों के नाम हैं बकायदा, उनकी लोकेशंस हैं, उनके काम हैं। और इसी को ही चाइनीज मेडिसिन ने डिस्कवर किया एज मेरिडियंस, मेरिडियन पॉइंट्स, जिनके ऊपर वो अपनी एक्यूपंक्चर साइंस के बारे में भी बात करते हैं कि शरीर में बहुत जगह हमारा एनर्जी ब्लॉकेज होता है, तो निडल से हल्का सा पंचर करके उस एनर्जी को दोबारा से रेगुलेट और प्रवाहित किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें चक्रों की, वो सभी के सभी 7 चक्र हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक, वो भी हमारे प्राणमय कोश में आते हैं।
वो हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी फिजिकल बॉडी को और हमारी पूरी दुनिया को वही 7 चक्र चला रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि सर ये कहाँ है भाई, हम ब्लड को तो देख पाते हैं कि ये ब्लड है, ये 7 चक्र कहाँ दिखते हैं? मैं कहता हूँ आपके पास अभी बहुत खूबसूरत सा एक फोन था, फोन तो दिख रहा है, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दिखाओ कहाँ है? कहाँ है? सॉफ्टवेयर है। हाँ नहीं दिखाओ ना कहाँ है। वो तो जब आप फोन ऑन करोगे वो फोन के साथ ही रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपके फोन में से ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाए तो आप फोन ऑन भी नहीं कर पाओगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 7 चक्र जो है पूरे शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरे शरीर को चला रहे हैं। तो अगर पूरे शरीर को चला रहे हैं तो इनके साथ सभी हमारे ग्लैंड्स भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने का जो मेजर काम है वो हमारे ग्लैंड्स कर रहे हैं। हर एक ग्लैंड कुछ हार्मोन रिलीज करता है, और ये हार्मोन्स हम कैसा फील करेंगे, हम कैसा एक्ट करेंगे, हम कैसा बात करेंगे, हम कैसा काम करेंगे जिंदगी में, ये सभी ग्लैंड्स डिसाइड करते हैं। मान लो मेरे सामने कोई शेर आता है तो मेरा एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन नाम का एक 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। एड्रेनलिन रिलीज होते ही खत्म हो जाता है, फिर वो कॉर्टिजोल में कन्वर्ट होता है ताकि मेरी बॉडी एक फाइट एंड फ्लाइट मोड को चालू कर सके। अगर मेरे सामने से कोई ट्रेन आ रही है और मेरा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट नहीं हुआ, या तो लड़ो या भागो, अगर दोनों ही एक्टिवेट नहीं हुए तो क्या होगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ग्लैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि ये जो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि क्या करना है। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये इस फिजिकल बॉडी का एक पार्ट है। इन ग्लैंड्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन ग्लैंड्स को ऑपरेट कर रहा है वो हमारे 7 चक्र हैं। जैसा हमारा मूलाधार है वैसे ही आप देखोगे कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, हमारी मेल्स में टेस्टीज हैं, फीमेल में ओवरीज हैं, वो उससे कनेक्टेड हैं। ठीक जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं उसके ऊपर जो है हमारा एड्रेनल ग्लैंड आता है, जो किडनी, दोनों किडनीज के ठीक ऊपर हमारे सिचुएटेड आते हैं। उसके ऊपर हमारा हार्ट चक्र आता है जो कि हमारा थाइमस ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। हमारा थाइमस इज अ पावरफुल ग्लैंड। उसके बाद हमारा थायराइड ग्लैंड, उसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद हमारा पिनियल ग्लैंड जो कि हमारे सहस्त्रार चक्र से लेके मूलाधार तक कनेक्टेड है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि हर एक चक्र के साथ एक ग्लैंड एसोसिएटेड है। सहस्त्रार के साथ हमारा पिनियल ग्लैंड एसोसिएटेड है, थर्ड आई के साथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एसोसिएटेड है, हमारे कंठ चक्र के साथ हमारा, जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं, इसके साथ हमारा थायराइड ग्लैंड एसोसिएटेड है, हमारे अनाहत चक्र के साथ हमारा थाइमस ग्लैंड हर एक ग्लैंड के साथ एक चक्र एसोसिएटेड है। और ग्लैंड्स को तो अभी हमने 100-150 साल पहले जाना है, ये चक्रों को तो हमने हजारों साल पहले जान लिया था। तो वो लोग जो थे वो अन्नमय कोश पर काम नहीं करते थे। हमें लगता है कि शरीर बीमार हुआ है, शरीर को ठीक करो, वो कहते थे प्राणमय कोश को ठीक करो, आनंदमय कोश तक को ठीक करो, तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है, बिकॉज इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एनर्जी। सर, ग्लैंड्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में और चक्रास के एक्टिवेशन या जैसे आपने कहा बैलेंस, उसमें ब्रेथ क्या रोल प्ले करती है? बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आप देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा अन्नमय कोश के बाद दूसरा कोश है जिसको हमने प्राणमय कोश बोला, वो प्राणमय कोश है ही ब्रेथ का कोश। उस प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां प्रवाह कर रही हैं। उन नाड़ियों में क्या प्रवाहित हो रहा है? प्राण प्रवाहित हो रहा है। वो प्राण कहां से आ रहा है? ब्रीदिंग से आ रहा है। अगर वो ब्रीदिंग नहीं है तो वो प्राण हमें नहीं मिल रहा। मैं मजाक में कई बार ये एग्जाम्पल देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को उसका जीवन समाप्त हो गया है, उसको वो चला गया है, उसके जाने के बाद अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं तो क्या वो वापस से जी उठेगा? हमने ऑक्सीजन तो उसको दे दी, क्या वो जी उठेगा? नहीं, प्राण तत्व मिसिंग हो गया है। तो प्राण आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से नहीं मिल रहा है, प्राण तो ईथर एलिमेंट से, जो आकाश तत्व है, वो हमारे शरीर को लगातार मिल रहा है, जो उस सांसों के बीच में है। तो अगर हम अपने पूरे ग्लैंड्स को, जो कि हमारे 7 चक्रों का एक पार्ट है, उसको प्रभावित करना चाहते हैं बिना सांसों को प्रभावित किए, तो ये उतना ही वैलिड है जितने आज वो पुराने 1000 के नोट हैं। ये नहीं चलेगा, काम बनेगा नहीं। लोग बोलते हैं कि हमने अपनी सांसों पर काम नहीं किया, क्या हम कुछ अचीव कर सकते हैं? मैंने कहा सबसे पहले अन्नमय कोश का सबसे अगला जो कोश है वो प्राणमय कोश है। तो अगर प्राणों के ऊपर काम किया, प्राणायाम किया, प्राणों को एक नया आयाम दिया, तो मुझे लगता है कि हर एक चीज आप अपने जीवन में बदल सकते हो। न सिर्फ बीमारियां ठीक कर सकते हो, बल्कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, जो आउटर लेवल पर भी हमको लगता है कि ये तो बाहर की चीज है, ये दूसरे लोग हैं, ये मेरा भाई है, दोस्त है, हस्बैंड है, वाइफ है, उन तक को भी आप प्रभावित करते हो जब आप अपने प्राणों को बदल लेते हो। सर, जब आजकल किसी के, हमारे कल्चर में, संस्कार में ऐसा है कि लंबी आयु का आशीर्वाद दिया जाता है, तो दीर्घायु भव। तो लॉन्जेविटी की अगर हम बात करें
ब्रेथ उससे कैसे कनेक्टेड है? जैसे एक डॉक्टर श्वेता आदातिया हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो हमारे शो पे आई थी, तो उन्होंने शेयर किया था कि कुत्ता जो है वो पैंटिंग करता है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, तो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 10-12 साल जीता है। टॉर्टॉइज 200-300 साल जीता है, वो 3 या 4 बार ही सांस ले रहा होता है 1 मिनट में। तो क्या लॉन्जेविटी का और ब्रेथ का भी कनेक्शन आप फील करते हैं? बिल्कुल है, और इसको न सिर्फ स्पिरिचुअलिटी वैलिडेट करती है बल्कि आज मॉडर्न साइंस भी इसको वैलिडेट करती है कि हमारे जो हम लगभग 40 ट्रिलियन सेल से बना हुआ एक बॉडी है और 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे पास। ये सब क्या है? ये सेल्स हैं। सेल्स जो हैं इनका एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेटिव प्रोसेस। सेल लगातार डीजेनरेट हो रहा है, यानी अपनी क्षमता को खो रहा है। हमारा जो नया सेल है, नया और पुराना मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा जो सेल है उसकी एक एज है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि उसकी एक उम्र है 1 साल। 1 साल के बाद वो एग्जाम्पल ले रहा हूं, मतलब हर एक सेल अलग, जैसे स्किन सेल्स 30 डेज में रिप्लेस हो जाते हैं, टफेस्ट से टफेस्ट सब्सटेंस 1 साल में लगभग रिप्लेस हो जाता है। मान लिया उसकी एक उम्र है 1 साल, 1 साल बाद पुराना सेल जाएगा और उसकी जगह नया सेल आएगा। एक मूवी थी हैरी पॉटर, शायद आपने कभी देखी हो, सब नहीं देखी होगी वैसे तो। हैरी पॉटर में एक बर्ड था जो कि डंबलडोर का बड़ा, वो उसका नाम फीनिक्स था। वो फीनिक्स का एक ऐसा मूवी का वो पार्ट था जिसमें फीनिक्स डेड हो जाता है, चला जाता है, और अपनी एशेज में से, अपनी राख में से वो वापस जन्म ले लेता है ना? ऐसा ही था। ठीक हमारा सेल भी उस फीनिक्स की तरह है। वो सेल मरता है, और जब हमारा सेल मरता है तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारा नया सेल यूज करता है नया सेल बनने के लिए। यानी वो रॉ मटेरियल क्या है? वो बेसिकली प्रोटीन है जिसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो पुराने सेल में से नया सेल अमाइनो एसिड लेता है और एक नया सेल बन जाता है। अगर उस सेल की उम्र 1 साल है, 1 साल बाद मतलब वो खत्म हो जाता है, तो हमको लगभग 100 बार ये कैपेसिटी दी गई कि हमारा सेल रीजेनरेट कर पाए। 100 बार, यानी हम 100 साल तक जीने के लिए बने हैं, स्पेसिफिकली अगर ये बात करें तो एक बार जब वो सेल डीजेनरेट होकर दोबारा से आता है तो उसकी 1% कैपेसिटी कम हो जाती है। लेमन टर्म्स में बोल रहा हूं, इसको साइंटिफिक बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। 1% कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी जो नया सेल आया वो 99% कैपेसिटी का है। ठीक ऐसे ही वो 100 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल ही उसकी कैपेसिटी जो है वो होने लगती है। अब ये जो सेल 1 साल में रिप्लेस हो रहा है, अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रिप्लेस होगा, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन सेल्स को भी कौन चला रहा है? हमारा प्राणमय कोश। अगर हम अपने सेल को पूर्ण रूप से प्राणों से स्पंदित करते हैं तो हमारे सेल का जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और आज इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस वैलिडेट कर रही है कि अगर आपकी सांसें गहरी और लंबी हैं तो ये हमारे एजिंग के प्रोसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट डालती हैं, स्लो कर देती हैं। यानी आपका वो सेल, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो जो डॉग है वो इतनी तेज तेज सांस ले रहा है तो वो 5-10 साल ही जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्योंकि उसको वो सांसें मिली थी। हमको भी सांसें मिली हैं। क्यों मिली हैं? अगर आप सेल्स को देखो बायोलॉजी के हिसाब से तो हमको सेल्स मिले हैं, लेकिन वो सेल्स किससे ऑपरेट हो रहे हैं? हमारी सांसों से ऑपरेट हो रहे हैं। तो अगर हमने अपनी सांसों को गहरा किया तो वही एक सेल, जो एक एग्जांपल लेते हैं, वो सेल 100 सांस लेने के लिए बना था, 100 सांस। अब वो 100 सांस हम चाहें तो एक दिन में पूरी कर लें, या वो हम उसको गहरी करें तो वो हम 5 दिन चला लें। तो अगर हमने वो 100 सांसों को गहरा किया तो हमारे सेल का उम्र नहीं मिली थी, उम्र नहीं थी, क्योंकि जो पूरा यूनिवर्स है ये टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट से परे की चीज है। यहां पर टाइम नहीं मिला किसी को भी कि इतना टाइम है, टाइम है ही नहीं यहां पर। फिफ्थ डिमेंशन की अगर हम साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो देयर इज नो टाइम, देयर इज नो स्पेस, देयर इज ओनली कॉन्शियसनेस। तो अगर उसको उम्र मिली थी तो वो इस रेल में फिट नहीं होता है। उसको मिली थी सांसें। अब वो सांसें उसने 10 दिन चलाई या वो सांसें उसने 1 साल चलाई, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितना समय जिएगा। तो हम अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं, हमारी भी जो उम्र है वो भी हेल्दी वाली बढ़ सकती है। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, लोग 70-70, 80-80 साल की उम्र में भी यंग फील करने लगते हैं अगर वो टाइम से उस ब्रेथ वर्क को, उन प्रैक्टिसेस को, प्राणायाम को और बहुत सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्जेविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेथ। अगर आप अपने प्राणों को स्पंदित करें तो न सिर्फ हेल्दी वाली आयु लंबी हो सकती है बल्कि स्वास्थ्य भी मिल सकता है। सर बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। मन करता है सुनते जाएं। बट एक क्वेश्चन यहाँ से ये रेज होता है कि जैसे टॉर्टोइज तो स्लो है, चीता भी है, चीता तो बहुत फास्ट दौड़ता है। तो अगर किसी का लाइफस्टाइल इतना स्लो नहीं है, अगर कोई एथलीट है या से जिम करता है, तो
जिम में भी हमें सजेस्ट किया जाता है ब्रेथ के साथ अवेयर होने के लिए। तो माइंड मसल कनेक्शन जब होता है, मुझे आपसे पूछना है कि अगर एक्टिव लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति है, वो अपनी ब्रेथ को कैसे रेगुलेट करे? अमेजिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है इस क्वेश्चन के बिना ये मेरी बात भी अधूरी रह जाती। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारी ब्रेथ को रेगुलेट करने के दो तरीके हैं। एक है कि हम अपनी सांसों को खुद से गहरा करें। अगर हम अपनी सांसों को खुद से गहरा करते हैं तो हम उस स्टेट में आ जाते हैं कि हमारी बॉडी उस लॉन्जेविटी की तरफ बढ़ती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को तेज कर लेते हैं तो भी रेस्टिंग मोड में हमारी सांसें गहरी हो जाती हैं। कैसे? मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि बाकी सभी लोगों को भी क्लैरिटी मिले। जैसे हमारे पास हार्ट है, उस हार्ट का एक रेट है। जो हमारा नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट है, आप जानते हैं वो लगभग 70 से 75 के अराउंड होना चाहिए। हमारे हार्ट की भी एक एज है। अगर वो रेस्टिंग, जब हम मान लो रेस्ट कर रहे हैं, आराम से पड़े हुए हैं, अगर उस टाइम पर वो हार्ट रेट 100, 120, 110 जाएगा तो इंसान के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डैमेज होने लग जाएगा, क्योंकि रेस्टिंग में भी हार्ट को बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है। अब आप कहो कि जो एथलीट है, चीता या कोई भी चीज़ है जो बहुत तेज दौड़ रहा है, उसकी भी तो सांसें बड़ी तेज गई, तो वो तो कम जिएगा। ऐसा नहीं है वो ज़्यादा जिएगा। मैं बताता हूं कैसे। जब हम कोई भी कार्डियो एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम बहुत तेज, देखो एक तो है हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट, एक है हमारा कार्डियो हार्ट रेट। जैसे हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 70 से 75। लेकिन आप जानते हैं एथलीट्स का रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होता है? वो 40 तक चला जाता है। 40 तक। यानी हार्ट इतना, मतलब 40 बीट्स पर मिनट पर भी वो उतना ही काम कर रहा है जितना हमारा 80 बीट्स पर मिनट पर काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? वो क्यों जाता है 40 बीट्स पर मिनट तक? क्योंकि उन्होंने अपने एक टाइम पर अपने हार्ट को और अपने ब्रेथ को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि जो हमारा कार्डियो हार्ट रेट था, जब वो बढ़ता है तो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट डाउन हो जाता है। इसीलिए तो अगर मैंने पहली बात की थी वो अधूरी रह जाती। लोग कहते हैं जी हम तो बड़ी तेज तेज हम तो प्राणायाम कर रहे हैं, हम तो जल्दी जाएंगे। नहीं, आप जो प्राणायाम कर रहे हैं, इससे जो आपके कार्डियो सिस्टम के टाइम पर आप जो एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने अपने शरीर को जितने प्राण दिए हैं, तो रेस्टिंग मोड में जब आप होंगे तो आपका ब्रेथ रेट ऑटोमेटिकली गहरा हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये मायने नहीं है कि आपका, अगर आप एथलीट हैं या आप जिम में बहुत एक्टिविटी तेज करते हैं या कुछ करते हैं तो आपने अपनी सांसें कम कर ली। आपने जितनी सांसें तेज तेज ली थी, अब आपकी बाकी के पूरे दिन में उतनी ही सांसें और गहरी और स्लो हो जाएंगी, जो कि उस तेज तेज ली सांसों को बैलेंस कर देंगे। इसलिए आधे घंटे का किया हुआ प्राणायाम आपके लगभग 2 दिनों को स्पंदित कर देता है। आधा घंटा प्राणायाम करते हैं, 2 दिन तक सांसें गहरी और लंबी हो जाती हैं। तो सांसें गहरी करने के लिए कॉन्शियस प्रैक्टिस बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, ब्रेथ वर्क, जिसको हमने प्राणों का आयाम, प्राणायाम या और बहुत सारे ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक्स जिनको कुंभक और रेचक कहा गया, अगर हम वो करते हैं तो आधा घंटा हमने वो एक्टिविटी की, लेकिन बाकी के 23 घंटे और 30 मिनट हमारी सांसें बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा प्राणदायक, ऊर्जादायक हो जाएंगी, जो हमको बहुत बढ़िया बेहतरीन लंबा जीवन दे सकती हैं। थैंक्स फॉर आंसर सर। जैसे वाइल आंसरिंग माई क्वेश्चन ऑन चक्रास, आपने पहले उसे बिगिनर्स के लिए डम डाउन करके समझाया कि चक्रा क्या होते हैं, नाड़ी क्या होती हैं। आपने इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का जिक्र किया। तो लेट्स टॉक अबाउट स्वर विज्ञान। स्वर शब्द संगीत, में हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो स्वर जो है वो संगीत में, म्यूज़िक में भी होता है। तो 7 सुरों को भी सुर को स्वर कहते हैं, ऊंचा नीचा जो स्वर लगता है। तो स्वर विज्ञान के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ एक लाइन थी कि स्वर विज्ञान और संगीत में स्वर वो एक ही चीज़ हैं, बस ये ब्रह्मांड का संगीत है। तो आप इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना एक बार समझाएंगे, नाड़ियाँ क्या होती हैं और दीर्घ और ये स्वर भी हमारा? बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो स्वर है बेसिकली वो साउंड ही है। हमने, जैसे हम लोग कई बार मंत्रोच्चारण हम लोग करते हैं, तो मंत्रोच्चारण का जो हमको बेनिफिट मिलता है वो उसकी वाइब्रेशनल साउंड की वजह से मिलता है। बहुत से लोग जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उनको उसका मीनिंग भी नहीं पता है, वो क्यों कर रहे हैं। मीनिंग न पता होने के कारण भी अगर वो हमने उस मंत्र का उच्चारण किया तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। साउंड जो है वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने से उसके इंपैक्ट हमको मिल रहे हैं, न कि उसका अर्थ जानने से उसको हमको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो फ्रीक्वेंसी एक प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हमने ओम का भी उच्चारण किया तो हम देखते हैं कि ओम कोई शब्द नहीं है,
ओम 3 ध्वनियों से, 3 स्वरों से मिलकर के बना हुआ, जिसको हम एक शब्द बोल देते हैं, घटक है अ, उ और म। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं बेसिकली, तब भी हम शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे, हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, हम ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जो हमारे पास ये स्वर हैं दोनों, ये बेसिकली ध्वनियां हैं, कंपन है, एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है इसकी। जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है, इसको हमने इड़ा बोला है, ये चंद्र तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और जो हमने राइट नॉस्ट्रल है, इसको हमने पिंगला बोला है, जो हमारे सूर्य तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और इन दोनों के मध्य में, सेंटर में, हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ जो नाड़ी चलती है, उसको हमने सुषुम्ना बोला है, जो इन दोनों के मध्य में चलती है। जो इड़ा है वो बहुत ठंडी नाड़ी है, क्योंकि वो चंद्र तत्व, चंद्र जो है ठंडक का प्रतीक है। जो राइट है, ये सूर्य नाड़ी है, ये गर्मी का प्रतीक है। तो आप देखोगे दिन में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में ये नाड़ियां शिफ्ट हो जाती हैं। 45 मिनट से 1 घंटे तक एक नाड़ी चलेगी, उसके बाद दूसरी नाड़ी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि हमारे शरीर को बैलेंस देना है, ठंडक गर्मी, ठंडक गर्मी, ठंडक गर्मी। और इसमें हमारे पंच तत्व भी आते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। वो एक बहुत गहरी साइंस हो जाती है। लेकिन ये दोनों नाड़ियां बार बार से हमारे शरीर को एक बैलेंस्ड मोड में रखती हैं। और जब ये शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, तो उस बीच में जो नाड़ी एक्टिवेट होती है, उसको हम लोग सुषुम्ना बोलते हैं। जो मध्य में, जो हमारे स्पिरिचुअल रेल्म में जाने का केंद्र भी है, जो हमारे मेडिटेशन, हमारी साधनाओं को करने का केंद्र भी है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का केंद्र है, तो वो तब हमारी एक्टिवेट होती है। तो अगर हम थोड़ा सा ये समझ लें, सिर्फ 2-3 बेसिक चीजें, कि अगर जीवन में कोई भी शीतलता का कार्य करना है, वो उस समय करें जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही हो, क्योंकि ये हमको शीतल तत्व दे रही है। जिस समय कोई भी गर्मी का कार्य करना है, तो वो उस समय करें जब हमारी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में। लेकिन हमारी बॉडी के लिए हम इसको उल्टा भी यूज कर सकते हैं। मान लो मेरे शरीर में गर्मी, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, शरीर की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, बुखार आ रहा है, बीपी बहुत तेज हो रखा है, तो ये क्या प्रतीक दे रहा है? कि मेरे शरीर के अंदर सूर्य तत्व बढ़ा हुआ है। अब मुझे उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठंडा चंद्र तत्व देना पड़ेगा। तो दिन में नोट करें, जब भी हमारी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, दाईं तरफ से हमारी सांस चल रही है, तो इसको बंद कर दो। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना शुरू कर दो। आपका चंद्र तत्व बढ़ जाएगा और शरीर का वो जो चाहे बीपी है, चाहे बुखार है, वो धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ बैलेंस में आने लगेगा। या फिर अगर आपको अपने चंद्र तत्व यानी ठंडी सांस को चलाना है, तो आप राइट करवट लेकर के लेट जाएं, या राइट आर्मपिट में कुछ भी बॉल, ग्लास, हाथ कुछ भी दबा लें। तो यहां से नाड़ी दबने के कारण ये एरिया बंद हो जाएगा और ये लेफ्ट वाली सांस चलने लगेगी, जिससे हमको शरीर को ठंडक मिलेगी। ऐसा ही हमारे सूर्य तत्व के लिए उल्टी तरफ से भी काम करता है। लेफ्ट को बंद करेंगे तो हमारा राइट तरफ से चलने लगेगा। किसी का बीपी बहुत ज़्यादा लो है, शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा है, काम नहीं कर पाता, मेहनत नहीं कर पाता, वो अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से सांस लेना शुरू करे या आर्मपिट में बंद कर ले, वो देखेगा कि सूर्य तत्व शरीर में जो कम था, वो सूर्य तत्व बढ़ गया। और उसकी पूर्ति जो है सिर्फ एक नाड़ी के शोधन से हमने सिंपल तरीके से कर ली। और ये पूरी बॉडी के लिए अमेजिंग चमत्कार हो सकता है अगर हम इसको सीख लें तो। शायद इसलिए योग दंड रखते थे हमारे योग दंड रखते थे, ताकि वो हम उस तरफ की नाड़ी को प्रभावित कर सकें। ये तो बात हुई कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ की हीलिंग की। अगर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग इशू से सफ़र कर रहा है, जूझ रहा है, तो उसको कैसे ब्रेथ वर्क हेल्प करेगा? इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड से कुछ बता सकते हैं आप? 100% साइंटिफिक तरीका है, 100% साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। सबसे पहले तो जो मैंने सबसे पहले पॉइंट में आपसे बात की, आप वो देखो कि जब भी हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं, तो हमारा वो एरिया स्टिमुलेट होता है जो हमारा हैप्पी हार्मोन का एरिया, हमारे गट तक जो प्रभाव पड़ता है उसका, अपान वायु का। तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन हमें क्या देता है? हमारे 5 मुख्य केमिकल्स बोले गए हैप्पीनेस के, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और एंडोर्फिन्स। ये पांचों तत्व सिर्फ हैप्पीनेस नहीं देते, बल्कि इनके साथ अलग अलग चीजें एसोसिएटेड हैं। जैसे डोपामिन के साथ फील गुड एसोसिएटेड है, सेरोटोनिन के साथ पीस एसोसिएटेड है, ऑक्सीटोसिन के साथ लव एसोसिएटेड है। तो ऐसे ही सेरोटोनिन जो है वो बेसिकली पीस का केमिकल है। तो अगर हमारी सांस गहरी होगी तो शरीर में ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट बनेगा। सांस गहरी होगी तो जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड लगातार कॉर्टिसोल रिलीज करता जा रहा है फाइट एंड फ्लाइट मोड में, मतलब जो बाहर स्ट्रेस जीवन में होना चाहिए था, वो अब यहां है, स्ट्रेस अंदर है। पहले तो जो अर्ली मैन होता था, आदि मानव, उसको तो बाहर स्ट्रेस होता था। कोई शेर ने अटैक किया, वो भागा, फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट हुआ और सब कुछ खत्म। अब वो रिलैक्स है। लेकिन अब ना तो शेर आ रहा है, ना गुफा है, कुछ भी नहीं है। अब स्ट्रेस सिर्फ यहां है। और सबसे बड़ी बात, वो स्ट्रेस जा भी नहीं रहा।
वो अंदर ही बैठा हुआ है। वो क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उस स्ट्रेस के कारण हमारी सांस छोटी हो गई, या सांस छोटी होने के कारण स्ट्रेस हो गया। तो अगर सांसें गहरी हुई तो वो जो स्ट्रेस, कोई भी इमोशन बिना हॉर्मोन्स के फील नहीं किया जा सकता। इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। मैं आपको कहूं कि आप खुश हो जाओ, अनलेस एंड अनटिल आप हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं करोगे, यू कैन नॉट बिकम हैप्पी। आप डॉक्टर के पास भी जाओ कि सर, मैं, डॉक्टर बताता ना आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस में हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉडी एक्सेसिव अमाउंट में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज कर रही है। स्ट्रेस का ये मतलब नहीं है कि खाली मैं सोच के, सोचने से मनोमय कोश तक, तो अभी हम गए नहीं वहां तक। मनोमय कोश से, वो मन के विचारों से हमारे ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। तो अगर सांस गहरी होगी तो आप सोचो, उस ग्लैंड को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, हमारा सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल के ऊपर इसका इंपैक्ट डाल रहा है, जिससे हमको स्ट्रेस नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति गहरी सांसें लेना शुरू कर देता है तो आप कुछ ही मिनटों के अंदर, इनफैक्ट 5 से 10 मिनट के अंदर, इसके विजिबल रिजल्ट्स आपको दिखने लगते हैं। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके शरीर के ऊपर ये रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। तो इतनी पावरफुल चीज है। तो स्ट्रेस को कॉम्बैट कर सकते हैं अगर हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर लें। जर्नल ऑफ मेडिसिन में इसके ऊपर लगभग 3-4 स्टडीज पब्लिश हुई, जिसमें ये देखा गया कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने से हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सी चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर रही है। तो हमें लगता है कि हाँ, ये ठीक कह रहे होंगे, लेकिन हमारे योगी हज़ारों साल पहले कह के गए, तो उन पर हमको थोड़ा विश्वास कम आता है। लेकिन अगर आज मेडिकल साइंस वैलिडेट कर दे तो बहुत बढ़िया चीज़ लगती है। तो आज मेडिकल साइंस भी वैलिडेट कर रही है कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न, आपके, अगर आप श्वासों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करते हो तो ये आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को ठहरने नहीं देता। थैंक यू सो मच सर। सर, फिजिकल हेल्थ में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो मॉडर्न साइंस इसे इनक्योरेबल मानता है, तो मतलब उसकी जो ड्रग्स एंड मेडिसिन हैं वो फेल हो जाती हैं। तो वहाँ जहाँ जहाँ सर्जरी, मॉडर्न सर्जरी फेल हो जाती है, हमने बहुत सारी ऐसे कुछ केसेस सुने हैं जहाँ पे वो इनक्योरेबल लगने वाली चीज़ भी लोग मिराकुलसली ठीक कर लेते हैं, जस्ट ये बेसिक हीलिंग, ब्रेथ हीलिंग वाली टेक्निक से, विजुअलाइजेशन से, अफर्मेशन से। तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर से हम लौट करके वापस आते हैं कि हमने अपने आप को अन्नमय कोश ही समझा और हमें लगता है कि बॉडी ही बीमार पड़ रही है, बॉडी को ही ठीक किया जाएगा। लेकिन बॉडी से पहले हम प्राणमय कोश, और उससे भी पहले हम मनोमय कोश हैं। इन दोनों कोशों पर अगर काम किया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में खुद ब खुद पहुंच जाता है। आनंदमय कोश वो रेल्म है जहां पर मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जहां पर मिस्टिकल हीलिंग होती है, रेडिकल रेमिशन होता है। जब पहली बार मुझे लाइफ में बहुत सारा ऐसा चैलेंज आया, बॉडी में लम्प्स बम्प्स होने लगे, बहुत सारे, मेरा बीपी बहुत शूट करने लगा, मैं बहुत सिवियर डिप्रेशन में रहने लगा, उस टाइम पर सबसे पहली चीज़ मैंने ये ढूंढी कि इसको क्योर करने के लिए, क्योंकि दवाई खाते खाते कोई चीज़ सॉल्व हो नहीं रही थी, बल्कि दवाई का डोज बढ़ता जा रहा था। तो मुझे लगा क्यों ना एम फॉर मेडिसिन की जगह एम फॉर मेडिटेशन पर शिफ्ट किया जाए। तो एक थोड़ा सा ट्रांजिशन मैंने जब गूगल किया तो देखा कि हजारों नहीं, लाखों लोग हैं जिन्होंने अपना स्पॉन्टेनियस रेडिकल रेमिशन किया, अपने आप को बखूबी ठीक किया। तो मैं धीरे धीरे इन रेल्म्स में गया, पता चला कि अन्नमय कोश से पहले हमको प्राणमय कोश, ब्रेथ के ऊपर, और उससे पहले मनोमय कोश के ऊपर काम करना पड़ेगा। मनोमय कोश में हमारा मन, जहां से हमारे सभी साथ के साथ ग्लैंड्स में हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कैसे, मैं इसको साइंटिफिक एस्पेक्ट से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। हमारे पास किसी भी चीज से लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, इन्वेडर यानी कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, कोई तरह का नेगेटिव इमोशन, कोई चीज हमारी बॉडी में आती है, उसको खत्म करने के लिए हमको क्या भगवान से प्रार्थना करके कुछ मांगना पड़ता है, या ऑलरेडी उसने हमारे अंदर दिया है? दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो लोग कई बार ना मुझसे ये पूछते हैं, सर हीलिंग की बात करते हैं, हीलिंग बताइए, हीलिंग तक कैसे पहुंचना है? मैंने कहा हीलिंग पर पहुंचना ही नहीं है, हीलिंग तो हमारा बेसिक इनहेरिटेड स्टेट है, जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि शरीर अपने आप को अपनी ऑप्टिमम कंडीशन पर रखकर ही पैदा हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि हमको हीलिंग के लिए 100 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, हम 100 कदम पीछे चले गए हैं, हमको तो जीरो पर ही वापस आना है, बॉडी की नेचुरल स्टेट पे वापस आना है, कुछ चमत्कार की तरफ नहीं जाना है। उसके लिए हमारे ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी कैसे काम करेगी, वो किन किन चीज़ों को पैदा करेगी, क्या क्या सब कुछ होगा, इस पे बहुत भारी कंट्रोल है हमारे ग्लैंड्स का, जो लगातार हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं। अब जैसे कॉर्टिसोल की हम बात कर रहे थे, लगातार अगर हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता, ये कॉर्टिसोल बड़ा बढ़िया है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसा केमिकल है ही नहीं जी बॉडी में।
ये खुशी के केमिकल से ज्यादा बढ़िया केमिकल्स हैं। अगर मान लो सामने से ट्रेन आ रही है और मैं सामने ट्रेन के खड़ा हूं, अगर मेरा एड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा तो खुशी तो बाद की बात है भैया, पहले मुझे उससे बचना है। जीवन के डे टू डे एक्टिविटीज में मुझे कॉर्टिसोल की जरूरत है। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, शेर पीछे पड़ा, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, एड्रेनलिन रिलीज हुआ, आप फाइट एंड फ्लाइट में आए, शेर गया, आप गुफा के अंदर, शेर अपनी गुफा के अंदर, हो गया काम, कॉर्टिसोल बंद। अब शेर यहां है और वो जा नहीं रहा, यहीं बैठा हुआ है। तो कॉर्टिसोल क्या हो रहा है, लगातार रिलीज हो रहा है। कॉर्टिसोल का रिलीज होना बुरा नहीं है, कॉर्टिसोल का लगातार रिलीज होते रहना बुरा है। स्ट्रेस बुरा नहीं है, स्ट्रेस का डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाना, जो कि हम लगातार उसी स्टेट में बने रहते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया, इसलिए दिया कि हम सबकी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कैंसर सेल्स। जो लोग पहली बार सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये ट्रू है। हम सबकी बॉडी में लगातार रोज कैंसर सेल्स पैदा हो रहे हैं और रोज ही कैंसर सेल्स मर रहे हैं। इनको कौन मार रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स के बड़े अलग अलग टाइप्स हैं। एक टाइप है उसका टी सेल्स, जिनको बोला जाता है टी लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट्स कौन रिलीज कर रहा है, हमारा थाइमस ग्लैंड, जो कहां है, हमारे हार्ट चक्रा के ठीक पास। और मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी, मैंने यू कैन हील योर लाइफ, अगर लुइस है कि आप पढ़ के देखो, रेडिकल रेमिशन कैली टर्नर को आप पढ़ो, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस नॉर्मन कजन को आप पढ़ो, आप अनीता मूरजानी को पढ़ो टाइम टू बी मी में, तो आप देखोगे सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि मैंने अपने हैप्पीनेस को एक्टिवेट किया। तो ये हैप्पीनेस जिन लोगों के जीवन में कम हो जा, लुइस ने भी ये बात बोली कि मेरे जीवन में फियर आ गया था, हैप्पीनेस चली गई थी, जिस वजह से मैंने कैंसर डेवलप किया। और उन्होंने कहा जब मैंने अपने हैप्पीनेस सेंटर को एक्टिवेट किया तो मैंने देखा कि वो मेरी डिजीज जाने लगी है। तो हम अगर अपने थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, जो कि एक फिजिकल ग्लैंड है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में क्या है, उसके पीछे का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या है, हार्ट चक्रा। अगर हम अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करते हैं, मैं बोल रहा था, आप देखोगे ज्यादातर लोग जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस में जाते हैं, उसका मेजर कारण है कि उनकी जिंदगी से लव खत्म हो चुका है, प्यार नहीं है। एक डीप विद इन गिल्ट की फीलिंग कहीं दबी हुई है, फियर की फीलिंग कहीं अंदर दबी हुई है, जिसको बॉडी ने स्टोर कर लिया है। और उस स्टोर करने के चक्कर में हमारे थाइमस ग्लैंड ने, क्योंकि हैप्पीनेस है नहीं, लव है नहीं, ब्लिसफुलनेस की फीलिंग नहीं है, तो थाइमस ग्लैंड ने टी सेल्स को रिलीज करना ही बंद कर दिया। अब कैंसर सेल तो हम सबकी बॉडी में है, किसकी बॉडी उसको खत्म कर रही है, जिसका थाइमस ग्लैंड एक्टिवेटेड है। तो अगर मुझे किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को क्योर करना है, तो मुझे वो व्हाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप, जिसको हम टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, जिसके 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं, टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जिसको फिजिकली मैं कितने भी इंजेक्शंस दे दूं तो वो एक्टिवेट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये शरीर की बात ही नहीं है। वो थाइमस ग्लैंड ऑपरेट हो रहा है हार्ट सेंटर से। इफ द फीलिंग ऑफ लव इज देयर, इट विल ब्लॉसम, वो एक्टिवेट होने लगता है, वहां से वो टी सेल्स वापस से रिलीज होने लगते हैं। और मैं इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जो लोग इसको अभी तक भी नहीं समझ पाए अब समझेंगे। सर, हमारे पास एक ग्लैंड्स हैं यहां पर जीभ के नीचे, जिनको हम लोग स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। 3 ग्लैंड्स हैं यहां पर और टंग के नीचे। ये क्या करते हैं, स्लाइवा रिलीज करते हैं मुंह में। अगर मैं आपके मुंह को बोलूं कि भैया स्लाइवा रिलीज करो, तो क्या ये स्लाइवा रिलीज करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं आपको दही भल्ले, टिक्की, चाट, पापड़ी, गोलगप्पा सब दिखा दूं, आपके मुंह में अभी भी पानी आ गया है। ये किसको सुन रहा है? क्या ये मेरी बात को सुन रहा है? नहीं, इसने जैसा फील किया ये वैसा रिस्पॉन्स देने लगा। आपका एड्रेनल ग्लैंड अगर ये स्ट्रेस फील करता है तो एड्रेनलिन रिलीज करने लग जाता है। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? राइट। आप किसी डॉक्टर से पूछो मैं स्ट्रेस में क्यों, वो कहेगा कॉर्टिसोल एक्सेस में रिलीज हो रहा है। आप हैप्पी क्यों फील करते हो? क्योंकि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन रिलीज, एनेंडामाइड रिलीज हो रहा है, आनंद का केमिकल रिलीज हो रहा है, आप हैप्पी फील करते हो। इसीलिए बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, वो फिर भी खुश नहीं। हमें लगता है कि ये केमिकल्स मटेरियल पोजेशन से आएगा, नहीं, ये इंटरनल फीलिंग से आएगा। और कुछ लोग जिनके पास कुछ नहीं, वो भी आनंदमय कोश में है। क्यों? क्योंकि ये इमोशन और फीलिंग आपके पास है, तो आपके ग्लैंड्स ट्रिगर हो जाते हैं। तो अगर आपके पास वो लव की फीलिंग हो, कब? When you are not in your conscious state.
जब आप सब कॉन्शियस रेल्म में होते हो, जब आपका माइंड ब्रेन वेव्स में बीटा से निकल के अल्फा से निकल के थीटा में एंटर करता है, जब आप उस स्टेट में होते हो, उस टाइम पर अगर एक अच्छा कोई व्यक्ति आपको ये कमांड दे कि आप उन इमोशंस को महसूस कीजिए, तो आपका थाइमस ग्लैंड जो कि सब कॉन्शियस में अगर स्टोर कर ले इस फीलिंग को कि आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग, वो उसको फील करे, तो आपका थाइमस ग्लैंड टी सेल्स को रिलीज करने लगता है और कुछ भी नहीं टिकता अगर हम इस चीज को समझ ले तो। जो लोग इसको नहीं कर पा रहे, पहला नॉलेज नहीं है, दूसरा कन्विक्शन की कमी है। हमारी प्रोग्रामिंग की गई, बिलीफ्स बनाए गए कि यू आर जस्ट अ बॉडी, नथिंग एल्स। शरीर पे काम करो, शरीर को दवाई दो, शरीर को इंजेक्शन। मैं ये नहीं कहता हूं दवाई लेना गलत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे ठीक तो होना चाहिए। अगर दवाई लेने से आप ठीक हो रहे हो तो इसका मतलब दवाई दुनिया की सबसे पावरफुल चीज, भगवान है वो। लेकिन अगर दवाई ठीक नहीं कर रही और आप महीने के बाद कह रहे हो आप 5 mg की जगह 10 mg कर लो भैया, तो इट मीन्स आप ठीक तो नहीं कर रहे, कुछ और करने की जरूरत है। जिसमें कुछ नहीं लगता वो है कि अपने प्राणमय कोश को और अपने मनोमय, अपने मन जहां पर हमारे इमोशंस और फीलिंग्स टैप इन हैं, उनको कनेक्ट करो, तो आपकी बॉडी अमेजिंगली हील करने लग जाती है। एब्सोल्युटली वाओ सर। हीलिंग की जैसे आपने बात कही तो मुझे ये भी याद आ गया, यूजुअल डेली लाइफ में जब कुछ कट वट जाता है तो बिना दवाई लिए, बिना कोई बैंडेज लगाए, बिना कोई ऑइंटमेंट लगाए अपने आप ठीक हो जाता है। वो हमारी बॉडी की एक इन्नेट एबिलिटी है। मैंने ये नहीं कहा उसके लिए आपको 0 से 100 पे जाना पड़ेगा, हम तो माइनस में गए हुए हैं, 0 पे ही आना है बस। वो अपने आप हील हो जाता है, हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। तो एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म ये भी था कि बहुत सारी चीजें हमने बॉडी में भी स्टोर कर रखी हैं। हमें लगता है इमोशन इज अ मेंटल थिंग, नहीं। इमोशन आपके शरीर के अलग अलग एरियाज में भी स्टोर होता है, क्योंकि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि चक्रा का कनेक्शन ग्लैंड से है, वैसे ही ग्लैंड का कनेक्शन इमोशन से है, फियर का कनेक्शन किडनी से है, एंगर का कनेक्शन लिवर से है, लाइफ में सप्रेशन का कनेक्शन बैक से है। किसी भी तरह का सपोर्ट मिसिंग होगा जीवन में, बैक में दर्द हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिसिंग है तो बैक में दर्द हो जाएगा, रिलेशनशिप में सपोर्ट मिसिंग है, सर्वाइकल हो जाएगा, ऊपर का गर्दन दर्द हो जाएगा। फाइनेंशियल दिक्कत है, सपोर्ट, फाइनेंस इज अ बिग बिग सपोर्ट। जिसके जीवन में उसको लगता है कि यार पैसे कहां से, कब, मैं क्या करूंगा, लाइफ कैसे, उसके लोअर बैक में पेन होने लगेगा, स्लिप डिस्क होने लगेगा। जिसको रिलेशनशिप्स में इशू आएंगे, लगातार सर्वाइकल, खाते रहो दवाइयां, लेकिन इमोशन को हील किया जो कि बॉडी में स्टोर्ड था, तो सब कुछ निकल जाता है। तो इतनी सारी चीजें एसोसिएटेड हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, तो अमेजिंग लोगों को चमत्कारी रिजल्ट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी टैप इन किया ही नहीं अन्नमय कोश के आगे। अगर हम प्राणमय कोश और मनोमय कोश में जाते हैं, मैं कहता हूं जिंदगी आनंदमय कोश से भर जाती है। लंबी गहरी श्वास लेके ये इमोशनल ब्लॉकेजेस जो आप बता रहे हैं, ये ब्लॉकेजेस खुल सकते हैं, हील हो बिल्कुल सकते खुल सकते हैं। और आज तो इसको EFT के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से लोग करवा रहे हैं। लुइस ने इसके ऊपर काफ़ी बात की, इब्राहिम हिक्स ने इसके ऊपर काफ़ी बात की। और आप देखोगे कि EFT का मतलब है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, कि हम अपने इमोशंस को जो सर्टेन एरियाज में स्टोर हो रखे हैं, हम उनको टैप करते हैं, साथ में हम कुछ ब्रेथ वर्क करते हैं। इतनी पावरफुल चीज़ है ब्रेथ वर्क, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमको आदत हो गई है कि हमें लगता है कि जो भी चीज़ है वो शरीर के साथ ही है, शरीर ही ठीक होगा। लेकिन शरीर से पहले अगर फ़ोन ख़राब है तो पहले एक बार सॉफ्टवेयर में भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं गड़बड़ी सॉफ्टवेयर में तो नहीं हो रही है। उस सॉफ्टवेयर को अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा ट्यून इन कर लें तो बहुत सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसी फ़ोन में बड़ा सारा ब्लॉकेज इस वजह से भी है कि हमने डेटा बहुत भरा हुआ है। आपका फ़ोन 1 TB की मेमोरी को सपोर्ट करता है, और अगर आप 1 TB का स्टोरेज उसमें कर दो, आप देखोगे फ़ोन हैंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ खाली स्पेस चाहिए था। हमने यहाँ पर टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, हमने इतनी चीजें भरी हुई हैं, हम उनसे खाली नहीं होते सर। इतने इमोशंस, 2003 में मेरे साथ ये हुआ था, 2012 में 15 अगस्त को मैंने ये किया था, एक दिन मेरे पापा ने मुझे ये बोल दिया था, मेरी वाइफ ने एक दिन मुझे, चीजें भर रखी हैं। और वो इमोशंस को लगातार हमारा सबकॉन्शियस प्रोसेस कर रहा है और फिर स्टोर करता जा रहा है। और एक दिन फिर हमें लगता है ये क्या हो गया, रिपोर्ट आई, गलत आई, मैंने तो कुछ खाया पिया नहीं, फिर ये रिपोर्ट कैसे? अरे खाने पीने से जो यहाँ खाना आप दे रहे थे इतने दिनों से, वो अंदर विध्वंस मचा रहा था, और वो इमोशंस बॉडी में स्टक हैं। तो कुछ एक बॉडी की प्रैक्टिसेस जिसमें हम बॉडी को भी शेड करते हैं, 1-1 घंटा लॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं जिसमें बॉडी को हम शेड करते हैं पूरी तरह से। बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट पर मैं लोगों को फिर मेडिटेशन में जाने के बाद बोलता हूं कि देखो शरीर में कहां भारीपन लग रहा है, तो लोग बताते हैं, कोई कह रहा है सर यहाँ, मैं उससे पूछता हूं कोई सपोर्ट की कमी, रिलेशनशिप इशू, वो बोलता है हाँ।
अगर मैं ये ना पूछूं, मैं बोलूं ऐसे आपको रिलेशनशिप इशू, तो लोग कहेंगे मैं भी कोई माइंड रीडर हो गया। नहीं, मैं तो उनकी सिम्टम दिखता है, अच्छा यहाँ इशू है, हाँ सर लिवर में, मैं कहता हूँ गुस्सा बहुत ज्यादा, हाँ सर मैं किडनी में बहुत परेशानी है, मैं कहता हूँ फियर, डर है जिंदगी में किसी चीज, सर बहुत बड़ा डर है, मैं कहता डर खत्म करो, किडनी ठीक करो, डायरेक्टली एसोसिएटेड है सर। और मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूं, कई बार आपने देखा होगा कि डर के कारण किसी को आप एकदम से डरा दो, स्पेशली छोटे बच्चे को, उसका सूसू निकल जाएगा। पुलिस वाले 3rd डिग्री किसी को देते हैं, क्यों? डर का कनेक्शन किससे है? किडनी से। हमारे यूरिन फ्लो को, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करके उसको यूरिन में कन्वर्ट कौन कर रहा है? किडनीज। तो अगर डर होगा वो सीधा इंपैक्ट किडनी पे डालेगा। आप डर को ठीक करो, किडनी को ठीक नहीं करो। वी आर ट्रीटिंग द पर्सन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन पर्सन। वाओ। हम उसको अंदर से ठीक नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एक पेड़ के ऊपर कुछ सेब जो है कटा फटा सा आ रहा है, सेब को पॉलिश करो, सेब के ऊपर कपड़ा लगाओ, सेब बड़ी, अरे नहीं, उसके रूट्स में काम करना पड़ेगा। ट्रीट द डिजीज इन पर्सन, नॉट द पर्सन इन डिजीज। और अगर हम ये थोड़ी सी चीज विज्ञान समझ लें तो रेडिकली रिमिशन होता है, क्वांटम एनर्जी सपोर्ट करने लगती हैं, हील करने लगती हैं, और चमत्कार होते हुए मैंने खुद देखे हैं। सर ये तो बात हुई हीलिंग की। स्पिरिचुअल स्पेस में ब्रेथ का कोई रिलेशन आप जिसे समझते हैं, जैसे हनुमान को वायुपुत्र कहते हैं, पवन पुत्र, तो ब्रेथ वायु, प्राण वायु। तो हनुमान का वो जो प्रसंग है कि सीना फाड़ा, सीना चीरा, उसमें राम और सीता थे, तो पुरुष प्रकृति दोनों का बैलेंस दिखाया। तो ईड़ा और पिंगला दोनों का, क्योंकि सूर्यवंशी बताया जाता है राम को, और लूनर लीनियज से आती थी माँ सीता, फेमिनिन एनर्जी। तो वो बैलेंस दोनों थे उनके पास, उनके भीतर। तो हनुमान जो है वो, इसका मतलब स्पिरिचुअल सिंबलिज्म ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। तो आप विज्ञान भैरव तंत्र बताते हैं, तो वो शिव पार्वती संवाद, एक वो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, विज्ञान भैरव तंत्र मुझे ऐसे लगता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी साइंस है। विज्ञान भैरव तंत्र और स्वर विज्ञान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शिव स्वरोदय जो है वो ग्रंथ है जिससे स्वर विज्ञान आता है। विज्ञान भैरव तंत्र बेसिकली कश्मीरी शैविज्म का एक पार्ट है। और विज्ञान भैरव तंत्र ऐसा संवाद बोला जाता है शिव और शक्ति के बीच में, शिव और पार्वती के बीच में, कि उन्होंने पूछा कि अगर इस दुनिया को कुछ एक चीज़ ऐसी बतानी हो जिसके माध्यम से हर एक प्राणी अपने आप को उस स्पिरिचुअल रेल्म में अपलिफ्ट कर पाए, अपने जीवन के दुखों को खत्म कर पाए, अपने चैलेंजेस को खत्म कर पाए, तो वहाँ से विज्ञान भैरव तंत्र की जो है बात की गई। और उस तंत्र की साधना में 100 से ज़्यादा मेडिटेशंस हैं अलग अलग, जिसमें अपने सांसों पर ही ध्यान देने की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिनको विज्ञान भैरव तंत्र में किया जाता है। तो मैं विज्ञान भैरव तंत्र की एक छोटी सी एक्टिविटी आपको बताना चाहूंगा। ये इतनी आई ओपनिंग थी मेरे लिए, और अभी भी मैं लगभग पिछले कुछ टाइम से इसकी साधना कर रहा हूं। हम इस दुनिया में, इस रेल्म में जहां पर भी हम आए हैं, इसमें आने से पहले हम किसी और रेल्म में भी थे। और हम जब यहां पर आए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यही सब कुछ सच है, लेकिन हमारे योगियों ने इसको माया बोला। माया मीन्स एक गेम चल रहा है, सपना है, सब कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो जब एक व्यक्ति अपने जीवन को एक मूवी मान करके देखने लगता है, तो धीरे धीरे वो अपने प्राणों के साथ एक रूपता में आने लगता है। आचार्य रजनीश ने इसके बारे में बहुत खूबसूरती से बात की है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने विज्ञान भैरव तंत्र को इतने अच्छे से डिफाइन किया, वो आचार्य रजनीश के अलावा कोई और हो नहीं सकता था, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने बताया कि अगर आप अपने प्राणों को स्पंदित करना चाहते हैं तो एक काम करो कि अपने आप को, अपने जीवन को एक मूवी की तरह देखना शुरू कर दो। आप ये मत देखो कि मेरा जीवन है, मैं चल रहा हूं, मैं रमन से बात कर रहा हूं, मेरे साथ। आप देखो कि अनुराग बात कर रहा है और मैं तो इस नाटक को, इस मूवी को देख रहा हूं। बस क्या क्या हो रहा है अनुराग के साथ, मैं ये सिर्फ रोज देखता जा रहा हूं। कहते सिर्फ एक दिन के प्रयोग में भी आप अपने जीवन को संपूर्ण रूप से बदला हुआ पाओगे। आप अपने प्राणों के साथ एक अजीब कनेक्शन महसूस करोगे, क्योंकि अभी हम शरीर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, जिससे प्राणों के साथ हमारी दूरी हो गई है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम करते क्या हैं? बेसिकली हम अपना डिटैचमेंट ही तो करते हैं 5 सेंसेस से। आंखें बंद करो, अपने बाहर की आवाजों से अंदर की आवाजों पर आओ, अपने टेस्ट को शांत करो, मुंह बंद करो, मौन में जाओ। क्यों जाओ? ताकि हम वो जो 6th सेंस है, जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस जिनको हमने बोला, उनके साथ हम टैप इन कर सकें।
तो ठीक इसी के लिए अगर हम विज्ञान भैरव तंत्र को थोड़ा सा देखते हैं तो उसमें वही साधनाएं बताई गई, जिसमें से एक ये थी कि हम अपने आप को एक दर्शक के भांति देखना शुरू कर दें कि ये मेरा जीवन नहीं चल रहा है, अनुराग का चल रहा है और मैं उसको देख रहा हूं, मैं अनुराग नहीं हूं। स्वामी रामा की आपने बात की, बड़ा खूबसूरत उनका एक प्रसंग है। स्वामी रामा अमेरिका में ही जब वो गए थे, एक दिन ऐसे ही कहीं जा रहे थे, तो क्योंकि लोग उस टाइम पर बहुत रेसिज्म बहुत ज़्यादा, और स्वामी विवेकानंद को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी झेलनी पड़ी थी, तो वो कुछ उनको लोग बोलने लगे, क्योंकि वो इंडियन अटायर में थे, उनका अटायर भी थोड़ा ऐसा गाउन सा रहता था, थोड़ा लंबा सा, वो लोग उनको कुछ बोलने लगे, गालियां देने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। तो किसी ने देखा और उन्होंने स्वामी राम से पूछा कि लोग आपको गालियां दे रहे हैं, आपको कैसा लगता है? वो बोले, गालियां तो राम को पड़ रही हैं, मैं तो देख रहा हूं, मुझे नहीं पड़ रही, गालियां तो राम को पड़ रही हैं और मैं तो देख रहा हूं कि राम को गालियां पड़ रही हैं। इतनी गहरी बात थी। और एक दिन ऐसा ही उनके साथ कुछ हुआ कि वो कहीं जा रहे थे तो गिर गए, और गिर करके उनको चोट लगी। तो किसी ने पूछा, आपको चोट लगी? वो बोले, मुझे नहीं लगी, राम को लगी, वो गिर गया और मैं तो उसको गिरता हुआ देख रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम थोड़ी सी विज्ञान भैरव तंत्र की कुछ साधनाएं शुरू करते हैं, जिसमें बहुत खूबसूरत प्रक्रिया यह है कि हम अपने आप को दृष्टा के भाव के साथ अटैच होके अपने आप को एक अलग स्वरूप देख करके उसको देखना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है हमारी 3 अवस्थाएं बताई गई, जागृति, सुषुप्ति और तुरीय। जब हम अपने आप से थोड़ा दूरी बनाते हैं तो हम धीरे धीरे जागृति से, स्वप्न से तुरीय की तरफ जाने लगते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझें कि मान लो आप रात को जब सोते हो, क्या कभी आपको सपना आता है? आता है। जब आप उस सपने में होते हो तो हम सबको ऐसे ही लगता है कि ये तो रियल है। एक पल में जो हो रहा होता है, ऐसे ही लगता है कि शाहरुख खान और मैं साथ खड़े थे यार, वो क्या सपना जब आ रहा है तब क्या आपको ये लग रहा है कि ये सपना है? तब तो यही लग रहा है कि ये तो रियल में हो रहा है। जब आप उस सपने से जागते हो, अरे यार वो तो सपना था, आप जागे तो पता चला कि वो तो सपना था। लेकिन क्या इस प्रतीति के आने के बावजूद अगले दिन जब आप सपने में जाओगे, फिर से क्या आपको पता चलेगा कि मैं सपने में हूं? अवेयरनेस नहीं आएगी, क्योंकि वो वर्ड उस टाइम पर रियल लगने लगता है, जैसे ये सब कुछ रियल में हो रहा है। जब उस सपने से आप जागते हो तो अरे भाई वो कहाँ गया, मैं तो कोई पीट रहा था, कहाँ सब ठीक, हाँ ओके। ऐसे ही ये जो सब चल रहा है, इसको सपने की तरह देखना शुरू कर दो, तो जिस दिन इससे जागेंगे तो पता चले, ओ ये क्या चल रहा था, एक दिन बैठ के पॉडकास्ट कर, क्या ये सब क्या चल रहा था। जब आप सपने से जाग करके सपने को जागते हुए देखने लगते हो तो आप अपने इस जीवन को भी जाग करके देखने लगते हो। और इसको करने की एक और बड़ी खूबसूरत प्रक्रिया जो है बताई गई, वो ये था कि सोने से पहले आप अवेयर होकर के ध्यान दे करके सो कि मैं जागता रहूंगा, शरीर सो जाएगा, मैं जागता रहूंगा, शरीर सो जाएगा, मैं जागता रहूंगा, शरीर सो जाएगा। और लगभग 15-20 दिन के अंदर आपको यह प्रतीति होने लगेगी कि सपने भी आपके कंट्रोल में आ गए। कोई मुझसे यहां पूछता है, फिर तो मैं जो चाहूं वो सपना देख पाऊंगा? मैंने कहा, ये जब तक कंट्रोल में नहीं है तब तक लगता है, जिस दिन वो कंट्रोल में आए आप उसको छोड़ देना चाहोगे, उस दिन के बाद सपना नहीं आएगा। आप बहुत गहरे, आप जागते हुए सोओगे। गौतम बुद्ध को उनके शिष्य ने पूछा, बनते आप एक करवट बाईं करवट में देखता हूं लेट करके सोए हुए और सोते रहते हो, एक करवट नहीं बदलते, मैं 50 करवट बदलता हूं। कहते क्योंकि मैं जागा हुआ सोता हूं। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बात बोली कि एक योगी पुरुष सोते हुए भी जागा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप सोने से पहले अपने उस बीटा वेव से अल्फा से थीटा में जब एंटर कर रहे हो, आप अपने आप को लगातार ये सजेशन देते हो कि मैं जागा रहूंगा, शरीर सो जाएगा। इसीलिए योग निद्रा इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है कि लोगों के कई समस्याओं को खत्म कर देती है। तो सपना नहीं आएगा, क्योंकि सपने को आपने जाग करके देख लिया, अब सपना नहीं है। और जब आपने सपने को जाग करके देख लिया, जागृति को जाग करके दिन में आपने जाग करके देखा, मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं तो विटनेस करने वाला हूं, हो तो इस शरीर के साथ रहा है। जागृति में जागे, स्वप्न में जागे, तो तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है इंसान, जिसमें वो इस जन्म के बाद भी जाग जाता है कि ये तो सब खेल चल रहा था, सपना था, ये तो माया थी। क्या पता ये सपना ही हो, हम एक दिन जागे कहीं और, मरे यार वो क्या तुम मिले, आपको कहाँ मिले, कहीं नहीं, वो तो कुछ और था। तो ऐसे ही वो जो डिफरेंट डिफरेंट रेल्म्स की बात की गई, उन सबको जानने का जो विज्ञान था, वो विज्ञान भैरव तंत्र में उसकी बात की गई है। तो उसकी जब आप साधना करते हैं, बहुत सारी 100 से ज़्यादा मेडिटेशंस हैं, 100 से ज़्यादा।
107 या 117 मेडिटेशन उसमें आती हैं। तो वो सब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप उस स्पिरिचुअल थिंग के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं, जहां पर हीलिंग हर समय विद्यमान है। हीलिंग की एनर्जीज इस क्वांटम वर्ल्ड में भरपूर रूप से विद्यमान है। शिव इस क्वांटम रूप में भरपूर रूप से विद्यमान है, लेकिन हम उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम शरीर के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। जब तक ये 5 सेंसेस धीरे धीरे काम नहीं होंगी, हम उस इंटरनल स्टेट में नहीं उतरेंगे। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या शब्द थे सबसे पहले? कि देखने वाला देख लिया गया। महर्षि रमन ने कहा ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर, यानी मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है। ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। तो जब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो आप इस जीवन से पार निकल जाते हो। इसीलिए उन्होंने बोला, गौतम बुद्ध ने कहा, गह करा का दित्तोसी पुनः गहम न कहासी, ओ हाउस बिल्डर यू हैव सीन पुनः गहम न कहासी। अब दोबारा आवागमन। क्या उनके पास बुरे कर्म नहीं होंगे? क्या उनको पूरे जीवन में, उनके तो बचपन से लेके उनके पिता ने उनको भोग विलास में रखा, शराब पिलाई, लड़कियां, ये पता नहीं क्या क्या किया, वो क्या बुरे कर्म में नहीं। जब उन्होंने जाग करके देख लिया तो सब कुछ तिरोहित हो जाता है और आप उस रेल्म से बाहर निकलने की प्रक्रिया में आ जाते हो। पुनः गहम न कहासी। तो ये कॉन्शियसनेस के साथ जिस दिन आप टैप इन करना शुरू करते हो, और इसमें मुझे लगता है कि विज्ञान भैरव तंत्र की जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सब चमत्कारी रूप से काम करती हैं, जो अफसोस की लोगों तक पहुंच नहीं पाती या उसके बारे में बात नहीं की जाती। सर बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। विज्ञान भैरव तंत्र में कहीं ना कहीं जो गोपनीय चीज़ है श्वास, वो गुप्त होते हुए भी सर्वसुलभ है, सबके पास है। आपने आवागमन का जो बुद्ध का उदाहरण दिया, उससे मुझे कबीरदास याद आते हैं। तो इस कॉन्वर्जेशन को उसी पे विराम देते हैं। कबीरदास जुलाहे थे, वीविंग और जैसे चरखा और ये सब का इस्तेमाल करते थे। तो 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं कपड़े बुनने के, तंता और खूंटी। तो राम नाम की खूंटी गाड़ी, सूरज ताना तंता, चढ़ते उतरते दम की खबर ले, फिर नहीं आना बनता। फिर नहीं आना बनता। तो मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा यहाँ आना नहीं पड़ेगा इस लोक में। सूक्ष्म लोकों में जाएंगे फिर हम, जब अगर चढ़ते उतरते दम की खबर लेंगे, माइंडफुल रहेंगे सांस के प्रति, माइंडफुल रहेंगे अपने आप के प्रति। और आप देखो कि सिर्फ कभी तो एक मैंने इंसिडेंट सुना, आचार्य रजनीश से ही सुना था, किसी ने कहा कि कबीर जी को कि वो जुलाहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम जो है पा चुके हो, तो ये जो काम है जुलाहे का ये क्यों नहीं छोड़ देते? वो कहते जिसको बुनते बुनते पहुंचा हूँ उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। बाबा नानक 13 तोलते गए, 12 पे पहुंचे, 13 उन्होंने कहा सब 13, ये भी 13, ये भी 13, 13। वो जब खूंटी बंध गई ना वहां, और वो तब बनती है जब आप उस कॉन्शियसनेस के साथ एक रूपता में जुड़ते हो, उसके साथ बनते हो। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हर व्यक्ति इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में उतारे, और आप जितना खूबसूरत काम कर रहे हो इस चैनल के माध्यम से, लोगों के जीवन में जो लाइट आप लेकर के आ रहे हो, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। आई विश यू ऑल द सक्सेस, एवरी हैप्पीनेस। और जितना ब्यूटीफुली आप काम कर रहे हो, मुझे लगता है कि लोगों के जीवन में क्रांति लाने का एक बहुत बढ़िया जरिया बन सकता है। PMC हिंदी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक है और वेल डन पूरी टीम। और इतना एनर्जी से भरा हुआ मैंने यहाँ पर हर एक को महसूस किया, प्योर ब्यूटीफुल वाइब्रेशन से महसूस किया। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थी हमारी बातचीत अनुराग ऋषि जी के साथ। अगर आपने एपिसोड टेलीविज़न पे देखा है तो PMC को YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो डाउनलोड कीजिए PMC ऐप। PMC ऐप पे आपको अपने नियरेस्ट मेडिटेशन सेंटर्स की जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही जो वर्कशॉप्स और इवेंट्स हैं उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो सिर्फ सिंगल क्लिक पर। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, गॉड्स एंड मास्टर्स, देखो, सीखो और बांटो।